द्वादश के बच्चे आज सांख्यिकी के वीडियो लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे बहुलक, बहुलांक या मूड। देखिए, बहुलक वह मूल्य होता है जो किसी समूह या श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आया हो, जैसे 1, 7, 2, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 3। इसमें 3 जो है वो सबसे अधिक बार आया है, अतः इस समूह का बहुलक या मूड क्या हुआ? 3। इसको शुद्ध हिंदी में भू-इष्ठक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू-इष्ठक। और वैसे ये बहुलक है या बहुलांक है या मूड है। ठीक, वास्तव में उस सारणी के सर्वाधिक घनत्व को प्रदर्शित करता है जिस सारणी का ये मूल्य बहुलक के रूप में ज्ञात होता है। अब ये भी कह सकते हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद ही बहुलक होता है। बहुलक को हम स्मॉल वर्ड z से डिनोट करते हैं। किससे? z से। मोड, राइट। क्राफ्टसन और काउडेन की एक परिभाषा है इसमें कि किसी वितरण का बहुलक वह मूल्य है जिसके चारों ओर सर्वाधिक पद केंद्रित हों। वही मूल्यों की श्रेणी का सर्वाधिक प्रतिरूप माना भी जाता है, यानी कि जिसके आसपास बारंबारताएं बहुत ज़्यादा होती हैं वही उस श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये बात संभवतः आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, इसी उद्देश्य से डॉक्टर बाउले की परिभाषा भी देख लें। किसी समूह में वर्गीकृत मात्रा का वह मूल्य, चाहे वो पारिश्रमिक हो, ऊंचाई हो या कोई अन्य मापनीय मात्रा हो। मापनीय यानी जिसे मापा जा सकता हो ऐसी मात्रा जहाँ पंजीकृत संख्याएं सर्वाधिक हों, यानी कि जहाँ पर उस पारिश्रमिक ऊंचाई या कोई भी मापनीय मात्रा पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हों। पंजीकृत संख्याओं का मतलब है कि जैसे मान लिया हमने कहा 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हैं, वो 40 बच्चों की कक्षा में मान लेते हैं 25 हैं। ठीक, और बाकी 70% लाने वाले बच्चे हैं और कुछ जो है 90% लाने वाले बच्चे भी हैं। ठीक, तो अब इसमें अगर ये 85% हो गए हैं, कुल मिलाकर के 80% लाने वाले कुल 85% हैं या 55% हैं, सपोज व्हाट एवर द रेट इट इज़, और यही सबसे ज़्यादा है, बाकी कोई 40 है, 35 है, 25 है, तो यही बहुलक है। इसी में 80 में ही ज़्यादातर बच्चे पंजीकृत हैं, यानी कि यहीं पे स्थित हैं। तो एक बार फिर से देखें, फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी समूह में वर्गीकृत मात्रा का वह मूल्य, चाहे वो पारिश्रमिक हो सकता है, वो बच्चों की ऊंचाई हो सकता है, व्यक्तियों की ऊंचाई हो सकता है, या कोई भी मापनीय मात्रा हो सकती है जिसके ऊपर पंजीकृत संख्याएं सबसे अधिक होती हैं, वही बहुलक होता है। यानी कि सबसे अधिक घनत्व वाला और वही कहलाता है क्या? बहुलक। ठीक, इसके गुण दोष पे आइए विचार करते हैं। देखिए, बात अगर हम करते हैं बहुलक के गुणों की, तो हमें पहला गुण पता चलता है कि इसे ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है ये है 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 और फिर 4 है। तो आप देखिए 3 यहाँ पर 4 बार आया है, तो 3 ही इसका हो गया मूड। अब इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा कैलकुलेट करना, है ना। अच्छा, यहीं पे अगर 1 केवल लिखा हो और उसके आगे 1 लिखा हो, 2 केवल लिखा हो और उसके आगे 2 लिख दिया गया हो, 3 केवल लिखा हो, एक बार उसके आगे 4 लिख दिया गया हो, केवल 4 लिखें उसके आगे 3 लिख दें और 5 के आगे 2 लिख दें, तो यही इनकी बारंबारताएँ हैं। ये आपके पद हो गए 1, 2, 3, 4, 5, और ये इनकी बारंबारताएँ हो गई। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 3 की। तो ये पद बारंबारता में भी आसानी से
निकाला जा सकता है, और वहाँ और आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला पद ही मोड हो गया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसे निकालना बहुत आसान है। दूसरी बात है, असाधारण इकाइयों का बहुलक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 3, 3, 1661 अगर है तो भी इसमें बहुलक आपका 3 ही माना जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं। It will not make any difference, okay, in the determination of mode. बिंदु रेखीय रीति से भी आप बहुलक को निकाल सकते हैं, यानी कि ग्राफ पेपर पे निकाला जा सकता है। देव निर्देशन द्वारा चाहे जितनी बार आपने आदर्श ले, बहुलक समान ही आएगा। यह सबसे अधिक घनत्व वाला बिंदु होता है जिसके आसपास वेरिएबल सबसे ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है। बहुलक निकालने के लिए सभी पदों की आवृत्तियों की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप सबसे अधिकतम आवृत्ति है ये इतना जान लीजिए, तो बाकी आवृत्तियाँ कितनी हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो अधिकतम आवृत्ति से कम है तो बस हो गया वही अधिकतम आवृत्ति वाला पद बहुलक। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष है कि इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, यानी कि इसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होता। इन सभी पदों की, यदि सभी पदों की आवृत्ति समान हो, जैसे x दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबकी 20-20 दी गई हो, तो यहाँ बहुलक नहीं निकाला जा सकता। साधारण अंक गणितीय क्रियाओं द्वारा बहुलक नहीं निकाला जा सकता। अगर आपने जो बहुलक निकाला है सांख्यिकी के इस मेथड से, उसे आप चाहें मैथमेटिक्स के द्वारा निकालें तो नहीं निकाल सकते। पदों की संख्या से बहुलक का गुणा करने पर कुल योग मालूम नहीं होता, जैसे कि समांतर माध्य में होता है। तो ये इसकी एक कमी है कि आप पदों की संख्या गुणे समांतर माध्य करने से पदों का योग अगर कर पाते तो वहाँ होता है, लेकिन समांतर माध्य में, लेकिन बहुलक में नहीं होता। यह पदों की आवृत्तियों पर निर्भर करता है, अतः कभी कभी अति भ्रामक फल भी प्राप्त होते हैं। श्रेणी को आरोही और अवरोही क्रम में रखना इसमें भी ज़रूरी होता है, तभी आप जान पाते हैं कि किसका बारंबारता कम है या ज़्यादा है। तो इसकी उपयोगिता कुछ अलग है, इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पहली उपयोगिता है इसकी, बहुलक बहुत शीघ्र और सरलता से समझ में आता है। ये गुण है, उपयोगिता उतनी नहीं है, तो उपयोगिता में इसे ना ही लिखें, गुणों में लिखा जाए, ये गुण है। और नित्य प्रति के जीवन में, व्यापारिक क्षेत्रों में ये बहुत प्रयोग में आता है, ये उपयोगिता है। हम अक्सर सुनते हैं कि बाज़ार में जूते की दुकान पर जूते का औसत आकार 25 सेंटीमीटर है, औसतन पंजाबी स्वस्थ होता है। ये सब जो है ना, ये सब औसत का मतलब यहाँ बहुलक से है, यानी कि जो अधिकतर होता है वो सब बहुलक होता है। तो आप इसे ऐसे मान के चलिए, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, अभी आप इसे नहीं समझ पाए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई अगर एक फैक्ट्री है और वो रेडीमेड के कपड़े बनाती है, तो एक जो शर्ट वो बनाएगी, अगर वो 100 शर्ट बनाती है, तो इस 100 शर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 80% ये जो शर्ट बनाती है वो बनाती है औसत आकार के। क्योंकि बाज़ार में ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, मनुष्य में औसतता का एक सामान्य नियम है। औसतता का नियम क्या है? औसतता का नियम ये होता है कि अगर आपने शायद अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे किसी बच्चे के माता पिता बहुत काले हों, ठीक है, तो भी उनकी जो संतान होती है वो उतनी काली नहीं होती। अगर किसी के माता पिता बहुत लंबे हों दोनों, तो भी उनकी संतान उतनी लंबी नहीं होती। अगर किसी के माता पिता बहुत ठिगने हों, यानी कि छोटे कद के हों दोनों माता पिता, मनुष्य जो होगा वो औसत की तरफ बढ़ जाता है। यानी कि अगर कहीं पे भी एक्सट्रीमिज़म है, अतिशयता है, चाहे वो लंबाई की हो, चाहे वो ठिगनेपन की हो, यानी कि छोटाई की हो, दोनों की स्थिति में
ये पाया गया है कि मनुष्य जो होते हैं वो सामान्य रूप से औसत की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाज़ार में अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, वो भी कैसा दिखने की कोशिश करता है? दुबला दिखने की कोशिश करता है। अगर कोई बहुत पतला है तो कैसा दिखने की कोशिश करता है? थोड़ा मोटा दिखने की कोशिश करता है। अगर कोई बहुत लंबा है तो ऐसे वस्त्र पहनता है जिससे उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा न लगे। अगर कोई बहुत छोटा है तो वैसे वस्त्र पहनता है जैसे उसकी छोटाई बहुत ज़्यादा न लगे। मतलब मनुष्य जो है वो औसत रहना चाहता है। और इसीलिए जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ में अगर रेडीमेड के शर्ट बन रहे हैं तो शर्ट जो बनेंगे, अगर वो 100 यूनिट बन रहे हों तो उसमें 80% जो होते हैं वो एवरेज बनते हैं, एवरेज माप के बनते हैं, एवरेज लंबाई के बनते हैं। और बाकी जो 20% होता है वो या तो एक्स्ट्रा लार्ज बनते हैं और या वो मतलब शॉर्ट बनते हैं। ठीक है, वो केवल 20% होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्रीज़ को ये कौन बताता है कि उन्हें किस माप के कितने बनाने हैं? ये बहुलक बताता है। तो इसलिए बहुलक बहुत उपयोगी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। शायद इस उदाहरण से आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे। किसी व्यापार के पूर्वानुमान में यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। बिल्कुल, पूर्वानुमान में मतलब आप किस प्रकार की वस्तुएं बनाएं, किनकी ज़्यादा डिमांड है, ये सारी चीज़ें आपको बहुलक के माध्यम से पता चल जाती हैं। और विभिन्न औसत साइज का यानी बहुलक साइज का। तो बहुलक क्या होता है, इसके गुण दोष क्या होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, ये तो आपने जान ली। अब आपको ये जानना है कि बहुलक का को ज्ञात कैसे करते हैं। तो अगर श्रेणी असमूहित हो यानी कि इंडिविजुअल सीरीज हो तो आप उसमें क्या करते हैं, उसमें आप सामान्य रूप से ये देख लेते हैं सबसे अधिक बार आने वाला जो पद होगा वो बहुलक होगा। और अगर बारंबारता श्रेणी तो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो पद होगा वह भी बहुलक होगा। ठीक है, अगर श्रेणी असतत है तो निरीक्षण विधि से निकाल सकते हैं, और या अगर निरीक्षण विधि से डिटर्मिनेशन नहीं होता है तो समूहन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, समूहन विधि में ये थ्योरी पूरी लिखी हुई है, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको ये यहाँ ऐसे समझाने नहीं जा रहा, आपको अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा। एक और कंडीशन आती है, अगर सतत श्रेणी हो यानी कि क्लासेस दिए गए हों तो बहुलक निकालेंगे कैसे? तो बहुलक निकालने का ये एक फार्मूला है, z यानी बहुलक इज इक्वल टू L1 प्लस f माइनस F1 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, जिसे आप I भी बोल सकते हैं। I का मतलब भी यही होता है L2 माइनस L1 यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दिया गया है तो आप 20 माइनस 10 करोगे तो 10 आ जाएगा। चाहे तो ऐसे भी लिख लीजिए, लिखा भी है। L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप बहुलक वर्ग से पहले निकालेंगे और उसके बाद में आप L1 और L2 निकाल लेंगे। फिर बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होगी उसे f कहा जाएगा। बहुलक वर्ग जो आप निकालेंगे उसके ठीक छोटे वर्ग की जो आवृत्ति होगी यानी कि छोटा वाला, और उसकी जो आवृत्ति है वही F1 कहलाएगी। उसके ठीक नीचे जो होगी बहुलक वर्ग से ठीक बड़े वर्ग की आवृत्ति F2 कहलाएगी। इसे कैसे करते हैं ये आप समझिए। उदाहरण नंबर आगे के उदाहरण से। चलो पहले जो फार्मूले हैं वही बता देते हैं। अगर कभी कभी आप जो उपरोक्त फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके बहुलक निकालते हैं और वो बहुलक वर्ग में ही नहीं आता, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे अधिकतम बारंबारता जो है वो सबसे लास्ट वर्ग में दी गई हो या सबसे पहले वाले वर्ग में दी गई हो। ठीक है, या जो अधिकतम बारंबारता है वो मान लिया है 17, लेकिन उसके ऊपर की जो बारंबारता है वो है मान लिया 16, और ये यहाँ पर 15 है, और यहाँ पे जो बारंबारता है वो 10 है। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, मैंने बताया कि ये है 16, मैं फिर से बता देता हूँ। बारंबारताएँ कहीं दी गई हैं ऐसे 15, 16, 17, 15, 16,
17 और 10। तो देखने में आपको ये लगता है कि 17 जो है ये सबसे बड़ी बारंबारता है, तो यही बहुलक होना चाहिए। इसी के सामने वाला जो पद है वो बहुलक होना चाहिए। मान लिया 2, 4, 6, 8 ऐसे दिए गए हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 17, 16, 17 भले सबसे ज़्यादा बड़ी बारंबारता है, लेकिन अगर आप देखें तो डेंसिटी 16 की ज़्यादा है। तो डेंसिटी कैसे चेक करते हैं? 16 के ठीक ऊपर वाली बारंबारता और ठीक नीचे वाली बारंबारता जोड़िए, तो 15, 16 और 17 अगर आप इसे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 48 आ जाएगा। की डेंसिटी तो भाई 16 की ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे केस में ये संभव है कि पहला फार्मूला ना काम करे। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप फार्मूला 2 लगाएंगे। ना काम नहीं कर रहा है फार्मूला, ये कैसे पता चलेगा? जो आप बहुलक वर्ग निकालेंगे, बहुत बार जो बहुलक की जो वैल्यू आएगी वो उस बहुलक वर्ग के बाहर की आएगी, तब आप वहाँ पर L1 + F2 अपॉन F1 + F2 इंटू L2 - L1 ये फार्मूला लगाएंगे। ये सेकेंड फार्मूला कहलाता है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि जब बहुलक ज्ञात करने पर बहुलक का मान बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर चला जाए, यानी कि या तो उससे कम आए बहुलक वर्ग से या ज़्यादा आ जाए, तो ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक, चलो अब ज़्यादा चक्कर में न पड़ के एक अंतिम फार्मूला जान लेते हैं। मोड निकालने का एक शॉर्टकट भी है। अगर आपको मध्यिका पता है और समांतर माध्य पता हो तो मध्यिका का 3 गुना कर लीजिए और समांतर माध्य का 2 गुना कर लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, तो भी मोड आ जाएगा। ठीक, अब आपको उदाहरण नंबर 1 में अगर मोड को निकालना है तो सबसे पहले आरोही क्रम में रख लीजिए। देखने से ही पता चलता है कि 7 ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक हो गया 7। यहाँ पर x और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो देखने से हमें पता चलता है कि 4, 3, 5, 17, 23, 12, 13 और 3। देखो क्या है, समझना ज़रा इस बात को। फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो सामान्य रूप से बढ़ते क्रम में हैं और फिर घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फ्रीक्वेंसी पहले ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर और ज़्यादा हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम से ज़्यादा फिर कम ऐसे रूप में ना हो करके कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे चले, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? समूहन विधि का प्रयोग करते हैं। दिखने में तो यहाँ पर आपका बहुलक जो आ रहा है वो क्या है? ये बहुलक आपका सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, तो ये 13 है, तो 13 होना चाहिए। लेकिन जब ये डाउट हो गया तो आप इसमें समूहन विधि लगाते हैं। सवाल है ये कि समूहन विधि होती क्या है? तो सबसे पहले जो इधर x दिए गए हैं उन्हें लिख लीजिए, 5, 7, 9, 11, और जिस क्रम में वो दिए गए हैं उस क्रम में आप लिख लीजिए। फिर यहाँ पे उनकी आप बारंबारताएँ लिख लीजिए f। इसके बाद में आपको क्या करना है? 5 और कॉलम बनाने हैं। ठीक, ये बारंबारताएँ हैं। ये पहला कॉलम था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा कॉलम। 2 और 3 कॉलम 2-2 के जोड़े होंगे, और ये जो पहला जोड़ा बनेगा ये आप देखिए, ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है। ये 4 और 3 को जोड़ के 7 आया है, फिर 5 और 17 को जोड़ के 22 आया है, फिर इसके बाद में आप 23 और 12 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 13 और 3 को जोड़ के 16 आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 23 को इन्होंने इनसर्किल कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी बारंबारता है। और इसमें जब आपने जोड़ देखे तो 7, 22, 35 और 16 में 35 सबसे बड़ा है, तो इसको इनसर्किल कर लिया। अब आप जो तीसरा जोड़ा बनाएंगे तो तीसरा जोड़ा जो बनेगा ये 2-2 का ही बनेगा, मगर ये 2-2 का जो जोड़ा बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इसमें आप पहली वाली छोड़ देंगे और 3 और 5 लेंगे, तो 3 और 5 को मिला के हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 17 और 23 को लेंगे तो आएगा 40, फिर 12 और 13 को लेंगे तो आएगा 25। 3 यहाँ पर नीचे छूट जाएगा और ऊपर 4 छूट गया। ठीक है, क्योंकि 2-2 के जोड़े बनते हैं, यहाँ अकेले हैं। तो आप पहला जो जोड़ा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? जो पहला जोड़ा आप बनाएंगे वो बनेगा, 3 के जोड़े बनेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। 4, 3, 5 मिला के कितना आ जाएगा? 7, 5, 12, 4, 3, 7,
7 5 12, फिर 17 23 और 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 52। फिर नीचे केवल चूँकि 2 बचेंगे तो ये जोड़ा नहीं बन पाएगा। अब आप 3 3 के जोड़े में जो 5वें कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर पहली वाली जो आपकी ये है पहला जो फ्रीक्वेंसी है इसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आपने जब आप दूसरे से तीसरे में आए थे तो आपने पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी थी, 4 और 3 5 और 17 को मिला के आपने 3 और 5 को मिला के 8 लिखा था, क्योंकि यहाँ 2 2 के जोड़े थे। अभी आप 3 3 के जोड़े बना रहे हैं तो 5वें कॉलम में आप पहली वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली छोड़ देंगे तो 3 5 8 और 17 लेंगे तो ये आ जाएगा 25। फिर 23 12 और 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। जो सबसे आखिरी वाला कॉलम है ये है छठा कॉलम, और इसमें आप प्रारंभ की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 5 17 और 23, ये कितना आ जाएगा 45, और 12 13 और 3 ये आ जाएगा 28। अब आप इनमें भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है 8 40 और 35 में 40 ज़्यादा है, इसको इन सर्किल कर लिया। यहाँ 12 और 52 में 52 ज़्यादा है, इसको इन सर्किल कर लिया। 25 48 ज़्यादा है और यहाँ 45 ज़्यादा है। ठीक है, इसे करने के बाद फिर जो आप आगे का काम करते हो वो क्या होता है ज़रा सा समझ लीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने इसके बाद जो है ये एक विश्लेषण सारणी बनाई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन आप मेरे तरीके से कीजिए कृपया। टैली मार्क पे टैली चिन्ह लिख सकते हो और यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब क्या है कि आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी थी 23, तो 23 किसके सामने है 13 के सामने, तो 13 के सामने एक आप यहाँ पे 13 के ठीक सामने आप एक लगा लीजिए टैली मार्क। ठीक, मैं ये टैली मार्क यहाँ के बजाय, क्योंकि आपकी कॉपी में लाइन खींची होगी, मेरे पे यहाँ लाइन नहीं खींची, तो मैं टैली मार्क इधर लगा रहा हूँ यहाँ, ताकि मुझे आसानी से समझ में आ जाए कि मैंने किसके आगे मार्क लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरे कॉलम में हमने देखा 35 है, तो ये 35 कैसे बना है, ये 35 आया है 23 और 12 को जोड़ के, तो 23 और 12 ये दोनों फ्रिक्वेंसीज किसकी हैं 13 और 15 की, तो एक 13 के सामने और एक 15 के सामने आपने टैली मार्क लगा लिया। ठीक, इसके बाद में 40 जो है ये किन दो संख्याओं को मिला करके है, तो 40 जो है ये 11 और 12 की फ्रीक्वेंसी 17 और 23 को मिला के बना है, तो 11 यानी कि एक ऊपर लगा लेंगे और 13 यानी कि यहाँ पे एक लग जाएगा। अब आप आएंगे 3 3 के जोड़े में, आप देख रहे हैं 52, तो इसमें जो है 3 की फ्रीक्वेंसी 11 13 और 15 की 17 23 और 12 को मिला के 52 हुआ था, तो 11 12 और 13 में आप एक एक टैली मार्क लगाएंगे, 11 12 और 13 में एक एक टैली मार्क लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ अगर आप देखें तो इसमें जो है 48 ये कैसे आया था, ये 48 आया था बेसिकली 11 13 और 15 की फ्रीक्वेंसी 17 23 और 12 को जोड़कर। लगा चुके होते हैं तो 5वें के लिए आप लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड इसे क्रॉस कर देते हो, ऐसे इसे 5 मान लिया जाता है। एक जोड़ा जो बनता है 1 2 3 4 ऐसे करके फिर इसे इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं तो ये 5 के बराबर मान लिया जाता है। अब अंतिम बचा है, इसमें ऊपर की 2 संख्याएं छूट चुकी हैं, तो अब बचा कौन सा है 9 11 और 13 की फ्रीक्वेंसी 45, तो आप ऊपर एक 9 11 और 13, तो इस तरह से जब आप इनकी वैल्यू लिखेंगे तो आप पाएंगे 9 के सामने 1 आएगा, 11 के सामने 4 आएंगे, 13 के सामने 6 आएगा और 15 के सामने 3 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है 13 की, और चूँकि 13 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो मोड आपका क्या हो जाएगा 13। जो मैंने इधर लेफ़्ट साइड में किया है वो आपको इधर राइट में करना है। ठीक है, आपके पास ये लाइनें ऐसी ऐसी खींची होंगी तो उसमें टैली मार्क कभी भी इधर का उधर नहीं जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझेंगे तो मुझे लगता है आप इसे कर पाएंगे। आप चाहें तो ऐसे विश्लेषण सारणी भी बना सकते हैं, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। पहले तो आपने स्तंभों की क्रम संख्या लिख ली है, स्तंभ वही हैं,
जो ऊपर यहाँ दिए गए थे ये वाले 1 2 3 4 5 ये जो दिए गए हैं ये आपने उतार लिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखा गया कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। तो आपने पाया कि जो है पहले क्रम में 13 थी, दूसरे क्रम में 13 और 15 की थी, जैसे मैंने अभी टैलिक मार्क लगाए थे वैसे ही। तीसरे कॉलम में 11 और 13 आए थे, चौथे में 13 ऐसे आए थे। तो आप देखिए 13 की 6 इसमें आ गए। तो ये वही तरीका है करने का। उदाहरण नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले इसमें वर्गांतर और उसकी आवृत्ति लिख लेंगे। आवृत्ति आप देख रहे हैं कि ठीक है, सही है, 7 9 दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये 4 के बाद बढ़ के 6 हो गई तो इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि डिफरेंस 9 और 7 में 2 का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अगर चाहें तो 9 को F मान सकते हैं, इसके ठीक ऊपर वाले को F1 और इसके ठीक नीचे वाले को F2 मान सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आप 9 को इसलिए F आप मान पाए क्योंकि 9 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और इसके सामने वाले क्लास को आपने 20 to 30 को बहुलक वर्ग माना है। तो इसमें 20 हो गया L1 और 30 हो गया L2। बहुलक का फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो L1 यानी 20, F यानी 9, F1 यानी कि 7 और उसके बाद में 2F करेंगे यानी कि 2 नाम 18 और उसके बाद में आप क्या करेंगे, F2 घटाएंगे और F1 घटाएंगे तो 7 - 4 करेंगे और यहाँ L2 - 11 यानी कि 30 - 20। तो अब देखिए 20 को ऐसे ही उतार लिया है, 9 - 7 था तो वहाँ 2 बचा, 18 में से 7 और 4 यानी -11 घटेंगे तो बचेगा 7 और 30 में से 20 घटाने पे बचेंगे 10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 + 20/7। इसको 20 को 7 से डिवाइड करने पर 2.857 आया, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 22.857। यही है आपका बहुलक। अगर आप देखें तो बहुत कुछ कठिन नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 भी कुछ ऐसे ही किया गया है। उदाहरण नंबर 4 की स्थिति ये है कि जब आपने इसे किया तो इसमें जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29.23। अब सवाल ये है कि आपने जो तो 20 से 30 में 29.23 शामिल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अन्य सूत्र का इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो ये 27.2 आ जाएगा। और अगर आप सरल समूही विधि द्वारा इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि सरल समूही विधि में जो इन्होंने इसे सॉल्व किया है वो सेकेंड फार्मूले से किया है, ठीक है। सेकेंड फार्मूले से ये 34.5 आ जाएगा, तो आप पाएंगे कि ये 20 आएगा। तो फिलहाल समझने की कोशिश करें, मुझे लगता है समझ में आएगा।